लास्ट क्लास में माइटोसिस कंप्लीट हो गया था, किसी को कोई डाउट है? समझ में आया था अच्छे से? चलो एक बार पहले मेरे को फेजेस के रिवीजन कराओ। सबसे पहले कौन सा फेज आता है? इंटरफेज। इंटरफेज में जी नॉट क्या होता है ये बताओ मेरे को पहले। अगर हम इंटरफेज में जी नॉट की बात करें तो वो क्या होता है? क्वेश्चन फेज होता है। क्या सेल उसमें डिवाइड करती है? नहीं। कि वो टेम्पररी जी नॉट में गई है या परमानेंट जी नॉट में गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, डीएनए की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है? इस फेज में। ठीक है, और चलो ठीक है, मेरे को सीक्वेंस बता दो एक बार सेल साइकिल का, अगर तुम लोग को याद है तो बताओ, मैं यहाँ लिखती हूँ। सबसे पहले कौन सा आता है? G1, देन प्रोफेज, मेटाफेज, सब कुछ वैसे बता रहे हो ना तुम। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम फेज। ठीक है, उसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। इतना तो आप लोगों को याद है? बिल्कुल याद है। चलो तो आज बच्चों हमने माइटोसिस लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको सिग्निफिकेंस भी बता दिया था माइटोसिस का, कि ग्रोथ हो, रिपेयर हो, रिप्लेसमेंट हो, उसके लिए हम माइटोसिस होती है हमारे बॉडी में। अब हम स्टार्ट करने वाले बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। हेडिंग डालो सभी बच्चे, मियोसिस। चलिए, चले बच्चों, ठीक है। अब माइटोसिस तो ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, लेकिन अगर गैमेट फॉर्मेशन होना है तो कौन सी डिवीजन होती है बच्चों? मियोसिस। तो ये हमें पता है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है मियोसिस होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल समझते हो ना, जिसमें सिंगल पे मतलब सिंगल क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल। जिसमें पेयर में है क्रोमोसोम, डिप्लॉइड सेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड में से मियोसिस किस में होगी? हैप्लॉइड सेल में होगी या डिप्लॉइड में होगी? बच्चों हैप्लॉइड में तो पहले से ही आधा है क्रोमोसोम, अब उसमें मियोसिस करके क्या करोगे तुम, है ना? तो मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉइड सेल। ठीक है। दूसरी चीज जो हम क्लास 9th का रिवीजन कर रहे हैं, एक सेल जब डिवाइड होती है मियोसिस के थ्रू तो कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल्स बनती है। और जो चारों डॉटर सेल्स होती है उसमें क्रोमोसोम कैसा हो जाता है बच्चों? हाफ हो जाता है फ्रॉम दी पेरेंट। ठीक है, इन सब चीजों को लिख दूं? चलो, meiosis, also known as reductional division, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स जब भी बनेंगे तो कौन सी डिवीजन होगी बच्चों? मियोसिस। ऑलवेज अकर्स इन कैसी सेल में बच्चों? डिप्लॉइड सेल में। ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में वो हाफ होंगे विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the daughter cell is reduced to half। ठीक है बच्चों, ये तो सारी चीज़ें हम वैसे भी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो एक ब्रीफिंग है यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, डन। अब देखो बच्चों, याद करो, जो हमारी माइटोसिस होती है वो बस प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ, साइटोकाइनेसिस हुई, खत्म। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस होती है वो खुद 2 फेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मियोसिस occurs in 2 phases। कौन कौन से बच्चों?
meiosis 1 and meiosis 2. बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हमें पता है कि मियोसिस के अंदर क्या होना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाना है, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 में आधा हो जाएगा या 2 में आधा होगा? याद करो, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बेस बनाते चलो, अभी हम समझेंगे सारी चीज़ों को। तो मियोसिस 1 जो होती है वो एक्चुअली में रिडक्शनल डिवीजन होती है, जबकि जो मियोसिस 2 होती है वो लगभग माइटोसिस जैसी ही होती है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ बच्चों कि मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, जबकि जो आपकी मियोसिस 2 होती है इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। तो आज के लेक्चर में आपको एक्चुअली में क्या समझना है बच्चों बहुत अच्छे से? मियोसिस 1, क्योंकि 2 तो इक्वेशनल डिवीजन है और इक्वेशनल डिवीजन को तो हमने वैसे भी बहुत डिटेल में किया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करें किससे? मियोसिस 1 से। हेडिंग डालिए सारे बच्चे, मियोसिस 1। अब मेरी बात सुनो, जब भी हम सेल साइकिल के बारे में बात करें तो इंटरफेस तो इसमें भी आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन तो इसको भी करनी है। लेकिन जो एम फेज हमने वहां पढ़ा था वो माइटोटिक फेज था, यहाँ पे कौन सा होगा? मियोटिक फेज होगा। और उसके अंदर मियोसिस 1 में हमारे पास कितने फेजेस है बच्चों? सेम 4 फेजेस हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, बताओ दूसरा। मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा। लेकिन क्योंकि हम मियोसिस 1 के फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? चलो अब थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं हम। चलो बच्चों, प्रोफेज 1 जो होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, कैसा फेज है ये? लॉन्गेस्ट फेज है। तो प्रोफेज 1 के बारे में यहाँ पे मैं वैसे लिख देती हूँ। तो प्रोफेज 1 जो है ये हमारे मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। इसके अंदर खुद बच्चों 5 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस। ठीक है, एक बार आपको प्रोफेज समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है मियोसिस में। तो वो 5 स्टेजेस में लिख रही हूँ और एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगी, बस हंसना नहीं। ठीक है, पहला है, अभी से ही हंस रहे हो तुम तो, रुको। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, थर्ड है पैकाइटीन, फिर है डिप्लोटीन, and then we have diakinesis। ठीक है, डायाकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 के अंदर इतनी सारी 5 स्टेजेस आ रही हैं। देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इसको याद कैसे करोगे? ऐसे, हंसना नहीं। लाजो जी पानी दे, सिंपल, लाजो जी पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हंसना नहीं, और इनको आगे पीछे भी मत कर देना, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये ऐसे ही होंगे, इसलिए लाजो जी को याद कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा। और ये दे दो में कंफ्यूज मत हो जाना, डाइकाइनेसिस बाद में आता है। ठीक बच्चों, लिखो इसको। लिख लिया बच्चों? लिखो, आराम से लिख लो। डन। चलो अब हमें पढ़ना कैसे है? अब हमें ऐसे पढ़ना है, पहले हम लेप्टोटीन पढ़ेंगे, फिर जाइगोटीन पढ़ेंगे, पैकेटीन पढ़ेंगे, डिप्लोटीन पढ़ेंगे, डाइकाइनेसिस पढ़ेंगे, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। समझ में आया?
सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमारे ऐसे ही हैं तो हम उनको ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अब हेडिंग क्या डालेंगे? लेप्टोटीन। लिखो बच्चों, प्रोफेज 1 लिखो सबसे पहले, उसमें सब हेडिंग डालो लेप्टोटीन। अच्छा चलो अब याद करते हैं बच्चों, हमने प्रोफेज में क्या पढ़ा था, क्या होता है प्रोफेज में बताओ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब होना स्टार्ट हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है तो वो ऑपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। इतना तुम्हें याद है? तो ये जो पूरा प्रोफेज है इसमें यही होना है, एक्चुअली में यही होना है। लेकिन आप याद करो मियोसिस और माइटोसिस में मेजर डिफरेंस ये है कि जो मियोसिस है वो वेरिएशन लेकर आती है और माइटोसिस है वो वेरिएशन नहीं लेकर आती है। उसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। अब वो वेरिएशन आ कैसे रही है, अब देखो मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, एनाफेज में स्प्लिट हो जाते हैं, टीलोफेज में अलग अलग चले जाते हैं और सारे ऑर्गेनल्स बनने लगते हैं। इसका मतलब वो जो क्रॉसिंग ओवर वाला जो भी फिनोमेना है उसको किसी ना किसी तरीके से प्रोफेज में ही होना है, तभी तो प्रोफेज की इतनी सारी स्टेजेस हैं। अब अगर वेरिएशन वाली चीज़ जो है वो प्रोफेज में ही होनी है तो उसके लिए बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? आप अगर ये चीज़ समझ गए तो जेनेटिक्स आसान हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि उसमें यही पढ़ते हैं ना हम, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, है ना? तो उसको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। लेप्टोटीन में कुछ खास डिफिकल्टी है नहीं, इसमें सिर्फ क्रोमोसोम जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, कंडेंस होना शुरू करेंगे, है ना? क्योंकि क्रोमोसोम दिखते कब है हमें? डिवीजन में दिखते हैं ना, सेल डिवीजन के दौरान ही। इसका मतलब अब तो सेल को डिवाइड ही होना है, तो अब जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेप्टोटीन एक ऐसी स्टेज है जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बुके को देख रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं होता बच्चों, किसी को गुलदस्ता देते हैं लाइक दिस, लो लाइक ऐसे ऑफर करते हैं ना, वो बुके होता है ना ऐसा। तो लेप्टोटीन में हमें ऐसा ही दिखता है, लेकिन ऐसा लेप्टोटीन में हो क्या रहा है मैं वो आपको समझाती हूँ, ठीक है? इतना समझ में आया? चलो बच्चों, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उतना डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी बेचारी बची हुई है बहुत अच्छे से। और होगा क्या, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, अभी तो क्रोमोसोम हमें दिखेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि अभी जस्ट कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है। तो जो क्रोमैटिन होते हैं वो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, समझ में आया? और बहुत सारे क्रोमैटिन ऐसे या क्रोमोसोम ऐसे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे तो वो हमें ऐसा बुके स्टेज वाला फीलिंग देगा या नहीं देगा? समझ में आया? तो अब इसको मेरे साथ बनाते जाओ। जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं कि जो हमारा सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होगा, ऑपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट करेगा, न्यूक्लियोलस मुझे दिख नहीं रहा है, और जो भी हमारे क्रोमैटिन है या क्रोमोसोम्स हैं ये किससे अटैच होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये सब मुझे कहाँ दिख रहा है, लेप्टोटीन में, ठीक है? यहाँ पे वो सूरज बना देते हैं हम अपने, जो किधर जा रहे हैं बच्चों, ऑपोजिट पोल्स पे, ओके? जहां भी डिफिकल्टी आए बच्चों मुझे बता देना, ठीक है?
सेम ही है, बट इसमें थोड़ी ज़्यादा स्टेजेस हैं क्योंकि इसमें और भी कुछ होना है आगे आगे ना। है तो ये अर्ली प्रोफेज का स्टेज ही। बच्चों ये पॉइंट मेंशन नहीं कर रही कि सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे जाएगा, ये यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। बाकी मैं लिख देती हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट्स टू डिसअपियर। डन। लेप्टोटीन समझ में आया? लेप्टोटीन कौन है हमारी? इसके बाद हम इनके आगे जी लगाएंगे, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं फिर? जाइगोटीन। याद रखना बिल्कुल स्टेजेस को, सीक्वेंस को। चलो बच्चों दो और बना देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। 4 क्रोमोसोम्स लेके बात करेंगे, ठीक है। 2 क्रोमोसोम और बना दो। ओके अभिनव, ऐसा लगता है। ये तो मैंने बहुत खोल के बनाया है ना, न्यूक्लियस इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, अटैच होती है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट फेज कौन सा है हमारा? लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। वेरी नाइस, लिखो। अब यहाँ बच्चों कुछ पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, वो मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ एक कोने में इधर, ठीक है। क्या इस वर्ड का मतलब समझते हो आप? होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम? समझते हो? हाँ नहीं नहीं, अच्छा आपने न्यूक्लियस वाला वीडियो देखा ही नहीं ना, इसीलिए आपको नहीं पता। मैंने न्यूक्लियस में बहुत अच्छे से समझाया था। देखो ये तो आप लोगों को मैंने उसमें भी पढ़ाया था माइटोसिस में, कि जब भी क्रोमोसोम होता है तो उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आती है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, याद है? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, याद है ना? तो एक सेंट्रोमियर होता है, उसके ऊपर बच्चों इस तरीके से एक आर्म होती है, एक आर्म ऐसे होती है। ये एक क्रोमोसोम है या नहीं है? क्योंकि मैंने बोला था जो सेंट्रोमियर है उसको काउंट करके आप क्रोमोसोम का पता लगा सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं अपनी सोमैटिक सेल के बारे में बात करूँ, यानी मैं अपने बॉडी की किसी भी सेल के बारे में बात कर रही हूँ एक्सेप्ट गैमेट्स, ठीक है, तो मैं कैसी हूँ? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हूँ ना, मेरे अंदर तो पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मैं कैसी हूँ बच्चों? डिप्लॉयड हूँ, मेरे में तो पेयर में क्रोमोसोम्स है। तो यानी कि ये जो क्रोमोसोम बना है इसका कोई जोड़ा होगा, इसका कोई भाई तो होगा ही। अब वो भाई कैसे होगा? अगर मैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हूँ तो मैं जाइगोट से ही बनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम तो ओवम में था और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया? स्पर्म से आया। अब वो कंबाइन होकर क्या बन गया? पूरा जाइगोट बन गया, उससे कोई भी इंडिविजुअल बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ह्यूमन में क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, यानी अगर मैंने यहाँ सिंगल क्रोमोसोम बनाया तो इसका एक भाई जरूर होगा, ठीक है। पर मैं कैसे पता लगाऊं? तो उसकी एक चीज होती है बच्चों, बिल्कुल इसी के जैसा क्रोमोसोम होगा। इसका मतलब क्या है? जिस जगह इसका सेंट्रोमियर है उस जगह इसका सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। क्या सिर्फ इतने से ही मैं बोल दूं होमोलोगस क्रोमोसोम है? नहीं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो बच्चों, जेनेटिक्स में काम आएगी। इस सेंट्रोमियर से सपोज करो एक एक्स डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, मेरा हेयर कलर का जीन है, तो सामने वाले भाई के सेंट्रोमियर के
एक्स डिस्टेंस के ऊपर कौन सा जीन होगा, हेयर कलर का ही जीन होगा, तब मैं इसको बोलूँगी ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब हाँ ये एलील होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, एक इस क्रोमोसोम पे एक इस क्रोमोसोम पे। मान लो ये ब्लैक कलर का हेयर है, ये ब्राउन कलर का हेयर है, तो जो भी डोमिनेंट होगा वो मेरी बॉडी में होगा। ठीक है, अब बच्चों इस चीज़ को समझो, ये तो मैंने एक नॉर्मल क्रोमोसोम बनाया है, लेकिन अगर मैं जाइगोटीन पढ़ रही हूँ तो ये क्रोमोसोम क्या पास करके आए होंगे, एस फेज, एस फेज पास करके आए होंगे, एस फेज पास करके आए होंगे। मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। अगर इसने एस फेज पास किया हुआ है बच्चों, तो क्या आपको रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम नहीं दिखेगा? ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। अगर ये एस फेज पास करके आया तो डीएनए डुप्लीकेट हो गया होगा एस फेज में। समझ में आ रहा है अनन्या? हम क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस से पहले कौन सा फेज आएगा, इंटरफेज, है ना? हाँ सबसे पहले आएगा। सेल डिवाइड हो चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इंटरफेज तो आना ही है। ठीक है, तो इसका अगर एस फेज हो गया तो क्रोमोसोम की हाल कुछ ऐसे होंगे। तो अब देखो, जनरली ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, पर ये कभी पास नहीं आते। ठीक है, कभी पास नहीं आते। माइटोसिस में तो उसको मतलब ही नहीं है, वो कभी पास नहीं आएंगे, क्योंकि सबकी कॉपी बननी है और आधा आधा होना है, कोई मतलब ही नहीं बनता पास आने का। लेकिन मियोसिस में, जाइगोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होना है, क्रॉसिंग ओवर होना है। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगी, पर इस चीज को समझे कि होमोलोगस क्रोमोसोम होते क्या है। एक जो पेरेंट से आ रहा है, मतलब मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है, वो पेयर, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जब ये दोनों आ जाएंगे पास पास, जो कि जनरली पास नहीं आते, लेकिन आएंगे कब, मियोसिस में पास आएंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइवेलेंट। और इसका दूसरा नाम है टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दो क्रोमोसोम साथ में आ गए। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 क्रोमैटिड साथ में। इतना समझ में आया, आया बच्चों समझ में? अब एक दो टर्म्स मुझे और समझानी है, पहले ये बनाओ बहुत जल्दी से, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। बनाओ इसको बच्चों जल्दी से। इतने में यहाँ पे जाइगोटीन सेल बनाती हूँ। बच्चों डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, मैंने दो अलग अलग बाइवेलेंट्स बनाए हैं। ठीक है, और होमोलोगस क्यों, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर दूसरी पोजीशन पे है, उसका सेंट्रोमियर दूसरी पोजीशन पे। ठीक, पहले इसको लिखो फिर कुछ समझाना है। सेंट्रोजोम अभी भी क्या कर रहे हैं बच्चों, वैसे तो थोड़ा सा आगे चले गए हैं, अब ये ऑपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों बनाया आप लोगों ने, लिख लिया? अच्छा, आप अगर इसको, ये जो थ्रेड्स बने हैं यहाँ, इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको क्या दिख रहा है कि और भी ज़्यादा कंडेंसेशन हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि कंडेंसेशन जो है इट इंक्रीजेस फर्दर इन जाइगोटीन। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कंडेंसेशन इंक्रीजेस फर्दर। उसके अलावा हुआ क्या बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो जो पेयर में अलग अलग
क्रोमोसोम पड़े हुए थे वो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनैप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनैप्सिस। कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास आए हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनैप्सिस। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? लिखते हैं इसको भी। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि साइनैप्सिस कौन से स्टेज में हो रही है, कौन से स्टेज में हो रही है बच्चों साइनैप्सिस? जाइगोटीन में, याद रखोगे। ये आपसे पूछे जाते हैं जो नीट के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे मैच दी फॉलोइंग में पूछा जाता है साइनैप्सिस की कौन सी स्टेज है, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, ठीक है। अब आगे आगे कायस्माटा भी पढ़ेंगे, वो किस में बनता है, वो डिसोल्यूट किस में होता है। ये मैच दी फॉलोइंग पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया, और शायद नीट 2024 वाला भी जो है ना उसमें भी क्वेश्चन आया था, 20 जो लास्ट अभी हुआ है, ठीक। क्या हुआ? ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? ये पास में आके इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बनाया इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जो क्रोमोसोम्स एकदम पास पास आ गए हैं, ये क्या बन गया है? साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनैप्स या साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किधर बन रहा है आपका? जाइगोटीन में, ठीक है। साइनैप्सिस जाइगोटीन में हो रही है, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, खांसी हो गई तुमको? लिख लिया? डन। इसके बाद लाजो जी के बाद क्या पढ़ेंगे हम? पैकेटीन, है ना? ठीक है, चलो अब हम चलते बच्चों पैकेटीन पे। तुम्हें क्या लगता है इधर क्या होना चाहिए? ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आए हैं, क्यों? अलग होने के लिए? नहीं, क्रॉसिंग ओवर होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज क्रॉसिंग ओवर, जो किस में होने वाला है बच्चों? आपके पैकेटीन में। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकेटीन, ठीक है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी। अब ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का अगर मैं सिंपल बोलूं आपको तो इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये होगा कैसे ये मैं बताऊंगी, आप पहले इसको लिखो। ठीक है बच्चों, अब इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। इधर देखो बच्चों, ये मैंने कौन सा क्रोमोसोम बनाया बच्चों? होमोलोगस या बायोवेलेंट या टेट्राड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। अब देखो ये वाला जो है, मान लो इसको मैं बोल रही हूँ ए आर्म। ये जो ए आर्म है इसी की कॉपी से बी बनी होगी या नहीं बनी होगी? है ना, क्योंकि इसी से क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट हुआ है ना, यहीं से ही ऐसे ही। ये वाला जो है 1, इससे ही क्या बनी होगी? ये 2 बनी होगी या नहीं बनी होगी? तो ये दोनों आपस में क्या है? इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। किसको? सिस्टर क्रोमैटिड कौन है? ए और बी और 1 और 2। समझ में आया व्हाट इज सिस्टर क्रोमैटिड? ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन है?
B1A2 ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ये कौन है, फॉर एग्जाम्पल मैं B और 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब उधर देखो पैकेटिन में क्या लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर होगी यानी एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का किस में बच्चों, बिटवीन यानी कि अगर ये पेयर है तो क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होगी, इन दोनों के। समझ में आया, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। अगर होती भी तो वेरिएशन कैसे आती बच्चों, सेम ही तो जीन है उधर, उसी की कॉपी से ही तो बना हुआ है, एक की कॉपी से B, 1 की कॉपी से 2। लेकिन चेंज कब आएगा, जब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, इधर से इधर एक्सचेंज होगा मटेरियल का। समझ में आया, इसको नोट करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं तुम्हें पैकेटीन समझाती हूँ, करो बच्चों जल्दी। अभिनव थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बेटा, कौन समझेगा इसको। ये नहीं पढ़ रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखो, अच्छे से लिखो बच्चों, बड़ा बड़ा लिखा करो ना। देखो अनन्या ने कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। डन बच्चों, लिखा। चलो अब हम अपनी सेल बनाते हैं। हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्रोमोसोम उल्टा है तो इधर हो जाएगा, ये इधर से उल्टा है तो कैसे भी हो जाएगा, मतलब कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं तो बेचारी बोर्ड पे 2D में तुम्हें 3D वाली चीजें समझा रही हूँ, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, अब ऐसा ही ये जो सेम क्रोमोसोम का सेट है इसको मैं पीछे बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या करानी है अब, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है भाई। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। पहले जो एक्स्ट्रा चीजें मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलो बच्चों, अब हमें क्या कराना है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में कराना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। तो सपोज करो यहाँ पे ये एक जीन है, ये तो बिल्कुल टच होते ही ऐसे कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे एक जीन ये है, ठीक है, और दूसरे पे दूसरा जीन, मतलब ये कुछ इस तरीके का है। अब ना हमने क्या करा है बच्चों, नेक अलग अलग कलर से बना रही हूँ मैं ताकि तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है। मैं सेम क्रोमोसोम को अलग कलर से बना रही हूँ ताकि तुम लोगों को मैं डिफ्रेंशिएट करवा के बता सकूँ, ठीक है। बस 2 मिनट दो मुझे। ये वही क्रोमोसोम है, अब क्या होना है बच्चों, इन दोनों के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो क्या होना है इन दोनों के बीच में, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होगी कैसे, बहुत जूम करा हुआ है मैंने, इसको बहुत ध्यान से सुनो। किसके बीच में होगी, सबसे पहले तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। तो चलो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब होगा क्या बच्चों, ये जो पिंक वाला है ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये जो ग्रीन वाला है ये इधर आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी ऐसा होने वाला है, यहाँ पे भी होगा, मतलब मल्टीपल जगहों से ऐसा होगा कि जो ग्रीन है ये इधर आ गया पूरा और ये इधर चला गया। समझ में आ रहा है क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रही है, ठीक है। पहले तो इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं तुम्हें 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगी। क्रॉसिंग ओवर ऐसा नहीं है इधर नहीं होगी इधर भी होगी, पर बार बार बनाने से कोई बेनिफिट है नहीं। चलो तुम्हारे लिए बना देती हूँ।
बनाऊं? नहीं, समझना कि सेम प्रोसेस है। इसको बनाओ तुम। जल्दी बनाओ बच्चों। अच्छा, बनाया? जल्दी बनाओ बच्चों, जल्दी। हम थोड़ा सा वो चल रहे हैं स्लो। पहुंचेगा पहुंचेगा। अब लगभग यहाँ तक आ चुका है आपका। ठीक है, बनाया बच्चों? इसको मैं भेज भी दूंगी, यार सच कोई इशू नहीं है। लास्ट वाला भी भेज दिया था ना मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है ना, ये इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसे चिपका रहता है पूरा, ठीक है। और क्या चल रहा है इनके अंदर? क्रॉसिंग ओवर चल रहा है। ये क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो पा रहा है एक पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से, जिसका नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। तो पूछा जा सकता है कि इस रिकॉम्बिनेज में कौन से दो एंजाइम है। अभी के लिए तुम सिर्फ याद रखो न्यूक्लियस और लाइगेज ये होते क्या है, मैं तुम्हें जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें तब बताऊंगी। न्यूक्लियस आर द मॉलिक्यूलर सीजर, और जो लाइगेज होता है वो होता है मॉलिक्यूलर ग्लू, यानी एक काटने वाला है और एक चिपकाने वाला एंजाइम है, ठीक है। ये अभी के लिए ऐसे लिख लो। क्या हुआ दीक्षा? कुछ नहीं। हम्म, नाम रिपीट करूं? किसका? अच्छा, न्यूक्लियस इज मॉलिक्यूलर सीजर, लाइगेज इज मॉलिक्यूलर ग्लू। काटेंगे और चिपकाएंगे तभी तो। इस सेगमेंट को काट के इधर चिपकाएंगे, इस सेगमेंट को काट के उधर चिपकाएंगे, तो एक काटने वाली चीज होनी चाहिए, एक जोड़ने वाली चीज होनी चाहिए, है ना। तो इसका है रिकॉम्बिनेज, ठीक। इसके लिए हमारे पास रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है। डन बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पैकेटिन। इसके बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही, डिप्लोटीन। इसको यहाँ लिख दीजिए, इसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म है। बस अब बहुत थोड़ा सा बचा है ना? दे दो। लाजू जी पानी तक हो गया, सिर्फ डायकाइनेसिस और वो डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस बचा है। अब तुम्हें क्या लगता है बच्चों, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? कि अब इनको अलग होना चाहिए, वही क्रॉसिंग ओवर हो गई है ना। अब कब तक ऐसे साथ रहोगे, क्योंकि अगर हमें डिवीजन करानी है तो हमें सेपरेशन कराना है। तो होता क्या है, अगली स्टेज पे जो कौन सी है? डिप्लोटीन। उसमें ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये अब अलग होने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या बच्चों, हर जगह से तो ये अलग हो जाएंगे, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है बस ये वहाँ से चिपके रहेंगे। वो हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेंगे, एकदम ऐसे ऐसे चिपके हुए, मतलब हमें अलग अलग तरीके की शेप्स दिखेंगी जहाँ जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो रही है। उसको बोलते हैं कायस्मेटा। क्या बोलते हैं? कायस्मेटा। आपसे पूछा जाएगा कि कायस्मेटा कौन सी स्टेज में दिख रहा है, तो इससे अगली वाली में, क्योंकि अब क्या होने लगे हैं, ये दूर जाने लगेंगे, ठीक है। लिख लिया? बना लिया? चलें आगे बच्चों। डिप्लोटीन हेडिंग डाल दो।
ठीक है बच्चों, अब वो जो बीच में से जुड़े हुए थे वो सारे हट गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने और भी चीज़ें लगाई थी कि ये इस तरीके से जुड़े होंगे, वो सब कुछ हट गया। बस क्रोमोसोम कहाँ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उनकी क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट था। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें मल्टीपल पैटर्न्स ऐसे ऐसे मतलब देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ इन चीज़ों को। आसान नाम है। हाँ अभिनव, तो बेचारे अलग अलग जाने की कोशिश करेंगे, पर कहाँ से जुड़े रहेंगे? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है। समझ में आया? एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज कायस्मेटा। वो बीच में है ये रे। आएंगे। हैंड इज, बच्चों जैसे जैसे आपका प्रोफेज में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे प्यारे सेंट्रोजोम अपनी जगह पे आते जा रहे हैं। तो यानी सेंट्रोजोम जो है वो लगभग कहाँ पहुंच गए हैं? नियर दी पोल, ऑपोजिट पोल। ठीक है, क्या हुआ? पहुंच गए, बस खत्म ही होने वाला है ना, ये लगभग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सेंट्रोजोम reached to the opposite pole। ठीक है, आ गए ये ऑपोजिट पोल पे। डन। कितना हो गया ये? लाजो जी पानी दे दो। अब आपको क्या लगता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है? ये जो कायस्मेटा है, अब इसको भी खत्म होना है और बिल्कुल क्रोमोसोम को सेपरेट होना है। होना है या नहीं होना? यही तो होना है। आए थे, क्रॉसिंग ओवर कर ली, जो काम हो गया, अब बस एक दूसरे से अलग हो जाना है। डन, इतना ही करना है। तो चलो, ये हो गया। जल्दी, डिप्लोटीन के बाद कौन सी है नेक्स्ट स्टेज? डाइकाइनेसिस। वेरी नाइस। ये जो तुम एक ही कलर से बना रहे हो, तुम्हें पता कैसे लगेगा आगे की होगा क्या? ये भी सही है। चले बच्चों, हाँ पूछो पूछो। पूछो। सेंट सेंट क्या? सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम। हाँ वो बनाएंगे, मेटाफेज में बनने लगेंगे। इसमें से इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर मेटाफेज में पूरे पूरे बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक स्लाइड एक्स्ट्रा लगी हुई है इसमें ना, कोई बात नहीं। अब हम बच्चों लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं अपनी, दैट इज, अब इसमें क्या होने वाला है बच्चों? वो जो कायस्मेटा बना था उसको अब खत्म होना है। उसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। तो जो कायस्मेटा बना है अब वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगर कायस्मेटा भी अलग हो गया तो वो जो हमारे प्यारे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए थे वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेटेड। उसके सेपरेट होने से होगा क्या, ये मैं तुम्हें अभी डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। और यहाँ तक क्या है बच्चों, पूरी की पूरी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन चली गई होगी, न्यूक्लियोलस चला गया होगा, सारे सेंट्रो जो भी हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स वो खत्म हो गए होंगे। साथ ही साथ अब आपका जो सेंट्रोजोम है वो पूरा का पूरा ऑपोजिट पोल पे आ चुका होगा। इस बात को लिखवाने की जरूरत है, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि यही होता आ रहा है प्रोफेज में। पर अब समझने की जरूरत क्या है बच्चों, जरा हम इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट करते हैं। हम नहीं मतलब मैं, तुम्हें तो बनाना पड़ेगा। क्या एक बोर्ड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ? एक सेकेंड, नहीं दो नहीं बनाने पड़ेंगे, ये नीचे हो गया ना, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, डरो मत। अब इधर देखो बच्चों, इधर क्या होने वाला है, अब ये बिल्कुल अलग होंगे ना, और जब ये बिल्कुल अलग होंगे तो तुम देखना इनके साथ क्या होगा, जरा वेट। कुछ नए टाइप का क्रोमोसोम तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा बच्चों? बच्चों क्रोमोसोम बदल गए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। जब ये अलग हुए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये पहले जैसे नहीं है, ये पूरा पिंक नहीं है, पूरा ग्रीन नहीं है, उसने उसका कुछ सेगमेंट ले लिया, नॉन जो भी हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो एक्चुअली में जो क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये होता है, इसीलिए मियोसिस में वेरिएशन आती हैं। क्या आपको समझ में आया? पक्का? ठीक है अभिनव। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे हैं, ठीक है। पहले इसको बनाओ, सेंट्रोमियर बोल रही हूँ, सेंट्रोजोम। जो सेंट्रोजोम है वो तो ऑपोजिट पोल पे आ गए हैं, इसको बनाओ बच्चों। और इसी तरीके से हमारे जो क्रॉसिंग ओवर है वो कंप्लीट हो गया। लाजो जी पानी दे दो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होने वाला है बच्चों, ये क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, इक्विटोरियल प्लेट पे, मेटाफेज प्लेट पे ये क्या करेंगे, सेट हो जाएंगे, अपने आप को सेट करेंगे। बच्चों जल्दी करो, आज हमें ख़त्म ही करना है कैसे भी करके, जल्दी जल्दी करो। हाँ बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होने वाला है। नहीं सेम नहीं होगा, कुछ तो अलग होगा, और मैं तुमसे ही पूछूंगी क्या होगा, ठीक है। चले बच्चों, प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म होता है। क्या आपको कुछ समझ में आया? समझ में आया? लेप्टोटीन में क्या हो रहा है बताओ? डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो भी क्रोमैटिन के थ्रेड्स हैं जो क्रोमोसोम की फॉर्म में अभी दिख नहीं रहे हैं, वो सब किससे अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आपको एक बुके लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद जाइगोटीन में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर हो रहे हैं, साइनेप्सिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड में क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में। फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ कौन सा फेज है तुम्हारा, डिप्लोटीन, जल्दी बताओ बच्चों। अलग हो जाएंगे, और डाइकाइनेसिस में पूरे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब पूरे क्रोमोसोम का एक नया सब कुछ बन चुका है। अब ये क्रोमोसोम जो है ये अपने आप को किस पे लाइन करेंगे, मेटाफेज प्लेट पे। तो अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी बच्चों, मेटाफेज 1, है ना। हम मियोसिस पढ़ रहे हैं ना, तो लिखो बच्चों मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेटाफेज 1 माइटोसिस के मेटाफेज जैसी नहीं है। इधर देखो,
इधर देखो बच्चों, एक सेकंड रुको बच्चों, मुझे ना पूरा सेट करने दो इसको। ये क्रोमोसोम बच्चों कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, है ना। उधर भी हुए थे, पर आपको याद है उधर और इधर में क्या अंतर था? बिल्कुल सही, वो वर्टिकली हुए थे। अगर मैं बात करूं किसकी, माइटोसिस की, तो वो कुछ इस तरीके से अलाइन हुए थे और उसको इस तरीके से माइटोटिक स्पिंडल जो है वो खींच रहे थे और सेंट्रोमियर से हमारे क्रोमोसोम के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। और है ना, और एक क्रोमैटिड उधर जा रहा था, एक क्रोमैटिड इधर आ रहा था, और जो क्रोमैटिड ही था वो ही हम क्रोमोसोम काउंट कर रहे थे। पर यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेट है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझो बच्चों, ये अगर मैंने इक्वेटोरियल प्लेट बनाई है तो इस प्लेट के ऊपर एक क्रोमोसोम है, समझ आ रहा है, और उसके नीचे एक क्रोमोसोम है। यानी कि यहाँ से जो भी सेंट्रोसोम है वो जो भी फाइबर्स निकालेगा वो इसके सेंट्रोमियर पे अटैच होगा, वो इसके सेंट्रोमियर पे अटैच होगा। इधर से जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे वो इसके सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे, वो इसके सेंट्रोमियर पे अटैच होंगे, और कुछ मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फाइबर भी बना दे रही हूँ। अब मुझे बताओ क्या फ़र्क है मेटाफेज 1 और माइटोसिस के मेटाफेज में, कि जब वहाँ पे मेटाफेज पे ऐसे अलाइन हुए थे तो क्रोमोसोम ऐसे थे, और जब एनाफेज आया था तो सेंट्रोमियर से सेपरेशन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्रोमोसोम ही, आधे क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे। हो गई रिडक्शनल डिवीजन, हुई या नहीं हुई? यही तो हम बोलते हैं कि जो मियोसिस होती है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। समझ में आया? डन बच्चों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम इक्वेटर से ऊपर है, एक इक्वेटर से नीचे है, और जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? क्रोमोसोम्स की हो रही है, सेंट्रोमियर से नहीं हो रही है। इसीलिए इसमें ही क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का। समझ में आया दीक्षा? समझ में आया? पक्का? पूछूं कुछ? चलो मैं लिख रही हूँ, अब इसको बनाओ आप जल्दी से। पूछना है कुछ? पूछो। बच्चों एक आधा क्वेश्चन भी मुझे तुम्हें बताना है, इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट करो इसको। बच्चों फास्ट, जल्दी लिखो। जल्दी, बात नहीं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अटैच हुआ है, उधर भी सेंट्रोमियर से अटैच हुआ था। सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन की प्लेट होती है जिसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसमें और उसमें डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद क्या होने वाला है बच्चों? एनाफेज में अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मेटाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती हैं, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड तो ये रही, इसकी सिस्टर क्रोमैटिड तो ये तो साथ साथ जा रही है ना। सेपरेट क्या हो रहे हैं बच्चों? पेयर सेपरेट हो रहा है ना। समझ में आया? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनाफेज 1 लिखो।
क्या हुआ अभिनव? एक सेकेंड बच्चों, बस मेरे को डायग्राम बनाने दो इसका। क्या हुआ अभिनव, तुम्हें भी बोर्ड चाहिए? हाँ बताओ बताओ। देखो तुम्हारी वजह से यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है अब तुम्हें। इतना अच्छे से मेरा काम चल रहा था, तुमने नजर लगाई है अच्छे से। रुक जाओ। इतना लेट क्यों हंसे बेटा? अभिनव ये देखो, अब मुझे क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। हाँ गॉड अभिनव तुम बच गए। ये क्रोमोसोम इतना छोटा क्यों है? अभिनव देख रहे हो तुम, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों ये इसको ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स है ये इस तरीके से इसको रिट्रैक्ट करने लगेंगे, अपनी तरफ खींचने लगेंगे। होगा ऐसा या नहीं होगा? है ना? ये अभिनव की वजह से बना है। ये बड़ा ही क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, क्रोमोसोम्स आर सेपरेटिंग नॉट सिस्टर क्रोमैटिड। इस बात को नोट में लिख लेना कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। कोई सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो लिखो इसको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ। क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो गया? हाफ, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नोट दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। चलो अब तुमसे एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। जब मैंने तुम्हें माइटोसिस का एनाफेज बताया था तो मैंने क्या बताया था कि क्रोमोसोम वहाँ क्या हो गए थे? स्प्लिट हो गए थे, उसकी वजह से डबल हो गए थे। क्रोमोसोम माइटोसिस के एनाफेज में क्या हो गए थे? डबल हो गए थे। और यहाँ क्या हो गए? हाफ हो गए। समझ रहे हो? वहां पहले क्या हो गए थे बच्चों? डबल। डबल क्यों हो गए थे? क्योंकि क्रोमैटिड सेपरेट हो गए थे और फिर सेंट्रोमियर्स के थ्रू हम किसको काउंट करते हैं? क्रोमोसोम्स को। तो वहां क्या हो गया था? डबल हो गया था, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? हाफ हो गया। समझ में आया? चलो बच्चों लिखो इसको जल्दी। टीलोफेज में क्या होने वाला है? टीलोफेज में क्या होगा बच्चों? ये सेपरेट हो गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगी? अब हम क्या बताते हैं कि जो टीलोफेज होता है इट इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। तो वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। वहाँ सेल ऑर्गेनल गायब हुए थे, वहाँ पे सेल ऑर्गेनल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ बच्चों टीलोफेज 1। इस तरीके से हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो गया अभिनव? तुम्हें भी सेल डिवीजन करनी है अभिनव? बताओ। ठीक है,
सही चल रहा है, अभी कुछ नहीं कहना क्योंकि बहुत सारा डायग्राम है, ये मैं नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब ये क्या हो गया, उसके ऊपर पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वापस आ गई। अब हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टीलोफेज में क्या हो गया है, बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स reached to the opposite pole। ठीक है, ऑपोजिट पोल पर वो चले गए हैं। सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। अच्छा एक क्वेश्चन, क्या अब क्रोमोसोम मुझे ऐसे दिखेंगे क्या? नहीं, अब इनकी डीकंडेंसेशन होगी। वो तो मैं आलसी हूँ इसलिए मैंने बना दिया, लेकिन एक्चुअली में थ्रेड लाइक हो जाएंगे वापस से, क्योंकि अब क्या हो चुकी है, इनकी एक डिवीजन हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब वो डीकंडेंस होंगे। समझ में आया बच्चों? जल्दी करो, आज हमें इसे खत्म ही करना है। होते तो वही हैं एक्चुअली में, इन सारी चीज़ों का जवाब ही नहीं है किसी के पास ना, कि पर क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें दिखते नहीं है, तो इसलिए हम बोल देते हैं डिसअपियर, रीअपियर। मे बी वो नए बन रहे होते हैं या नए बनते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वॉट एवर। हाँ तुम लोग थ्रेड लाइक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम। नहीं, वो मैंने कॉपी करी है। ठीक है, बच्चों जल्दी। अब टीलोफेज 1 के बाद क्या होगा बच्चों? क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले साइटोकाइनेसिस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि दिस इज फॉलोड बाय, नहीं अभी तो हमने मियोसिस 1 ही पढ़ा है। अब मियोसिस 1 हुआ, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ये दो अलग अलग सेल बन जाएंगी। अब दोनों के अंदर मियोसिस 2 होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस तो हम पढ़ चुके हैं, एनिमल सेल्स में फरो बन जाती है और प्लांट सेल में सेल प्लेट बन जाती है, सिंपल। ठीक है, अब टीलोफेज में अभी अभी जब सेल ने डिवाइड होके थोड़ा रेस्ट करा है, अब इसको क्या करना है, अपनी नेक्स्ट डिवीजन को स्टार्ट करना है। तो बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का जो फेज होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब दोबारा इंटरफेज नहीं आ रहा है, वो छोटा सा इंटरफेज है, उसको इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। अब मेरा सवाल बच्चों ये कि क्या अब दोबारा से अपना डीएनए रेप्लिकेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? एस फेज में जो काम होता है वो होगा अब या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। अगर ये फिर से कर लेगा तो ये तो डबल हो जाएगा वापस से। तो अब क्या होना है बच्चों, एस फेज नहीं आता है दो मियोटिक डिवीजन के बीच में। इस चीज को अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मियोसिस 2, and between the meiosis 1 and meiosis 2 there is a short interphase that is known as interkinesis। ठीक है, तो लिखो बच्चों, लिखो इस चीज को, मैं बोल रही हूं, लिखो। After meiosis 1, cell enters into a short interface known as इंटरकाइनेसिस। और याद रखोगे अब डीएनए का कंटेंट दोबारा डबल नहीं होगा क्योंकि वो एक बार हो चुका है। तो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, मियोसिस 2। हेडिंग डालिए,
क्या होने वाला है मियोसिस 2 में? दो दो क्रोमोसोम बनाए हैं, पहले तो वो थ्रेड की तरह होंगे, ठीक है, क्योंकि डीकंडेंस हो गए टीलोफेज में, तो प्रोफेज में वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। सुनते जाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होने लगेगी, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होके क्या करने लगेगा, ऑपोजिट पोल पे जाने लगेगा, और फिर मेटाफेज आएगा। मेटाफेज पे वो दोनों क्रोमोसोम मेटाफेज पे इस तरीके से अरेंज होंगे कि सेंट्रोमियर बीच में आएगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड उधर और एक सिस्टर क्रोमैटिड इधर, जैसा कि हमने उधर भी देखा था, ठीक है, माइटोसिस में। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर से टूट जाएंगी चीज़ें, है ना, और सिस्टर क्रोमैटिड उधर, सिस्टर क्रोमैटिड इधर, और टीलोफेज में क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा प्रोफेज का, डिकंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगी। मतलब ये पूरी की पूरी किस तरीके से होने वाला है, माइटोसिस की तरह। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो मैं एक ही पे सारा बना दे रही हूँ ताकि इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक। क्या हुआ अभिनव? तो मियोसिस 2 में कितने फेजेस है बच्चों? वही हमारे 4 फेजेस, कौन कौन से? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मैं एक ही बार में सबके डायग्राम बनाऊंगी, इतने ही आप अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है। ये सीक्वेंस तो आपको याद। ठीक है बच्चों, इस पे बना दूं, चलेगा? कंफ्यूज तो नहीं होगे? ये क्या है, प्रोफेज 2 के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे मेटाफेज 2 के बारे में, इधर एनाफेज 2 के बारे में, और इधर टीलोफेज 2 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। चलो, अब प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, हमारे पास हम मियोसिस 2 किसका पढ़ रहे हैं, इस सेल का पढ़ रहे हैं ना। इधर देखो, मियोसिस 2 हम इस सेल का पढ़ रहे हैं, तो हम ये वाले क्रोमोसोम्स उठाएंगे 2। चलो इधर देखते हैं, यहां से उठा लेते हैं ये क्रोमोसोम ना। अभिनव, नो इशू ना, ठीक है ना अभिनव? देखो बच्चों, अब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे थिक बनाया हुआ है, पर वो इतना थिक होगा नहीं, मैं उसको थोड़ा थिन ही बना देती हूँ। अब ये ऐसे थ्रेड्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? मैं बना ही देती हूँ अब इसको ना। देखो, बच्चों ऐसा होगा या नहीं होगा? अभी प्रोफेज में थोड़ा कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, पर प्रॉपर हुआ नहीं है, और जो सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोजोम है, वो किधर जा रहे हैं बच्चों, ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। और अभी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट होगी। क्या ये प्रोफेज का डायग्राम सही बनाया मैंने? ठीक है। मेटाफेज तक प्रॉपर कंडेंसेशन हो चुकी होगी, सेंट्रोजोम जो होंगे वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, वहां से फाइबर्स निकलने लगे होंगे। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो ये हमारे ऑपोजिट पोल्स पे स्पिंडल फाइबर्स के लिए यहाँ पे सेंट्रोजोम आ चुके हैं। क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हुए होंगे ना बच्चों, और उधर से क्या आने लगे होंगे, फाइबर्स, कुछ कॉन्टिन्यूअस और कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये फिर कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैंने ये सेंट्रोजोम बनाया तो इस सेंट्रोजोम से क्या होने वाली है,
सेपरेशन। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होंगी, ठीक है, तो बना देते हैं यहाँ पे। ये रहा इसका सेंट्रोजोम, सॉरी सेंट्रोमियर, ये रहा इसका सेंट्रोमियर, और इधर इनकी आर्म्स होंगी। क्या हुआ अभिनव? क्या? क्योंकि वो आधा हो गया ना। कुछ तो हो रहा है बच्चों बराबर में, ये बोर्ड हिल रहा है क्योंकि ऐसे होगा या नहीं होगा बच्चों? एनाफेज 2 में ऐसा होगा या नहीं होगा? एनाफेज 2 किसके जैसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल माइटोसिस के जैसा। अब देखो बच्चों, क्रोमोसोम किधर है, कितने हैं इधर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, पहले मुझे ये बताओ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हैं? 1 और 2, क्योंकि 2 सेंट्रोमियर है। और इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? तुम्हें कैसा लगा? जैसे हमने क्या पढ़ रहे हो दोबारा से? माइटोसिस। माइटोसिस में सेम ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गए। इधर क्रोमैटिड कितने हैं? 4। और इधर कितने हैं? 4। तो यही तो होता है माइटोसिस में। समझ में आया? अब क्या होने वाला है टीलोफेज में भाई? इधर आ जाएगा ऑपोजिट पोल पे, ऑपोजिट पोल पे सब कुछ वापस प्रोफेज के जैसा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। क्या हुआ? बोलो शौर्य। बच्चों ऐसा हो जाएगा ना टीलोफेज में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है यहाँ पे। और एनाफेज 2 में, एक मिनट बात नहीं, किसका स्प्लिटिंग हुआ है यहाँ पे? याद करो, एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग किसका हुआ है? सिस्टर क्रोमैटिड का। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ किसका सेपरेशन हुआ है बच्चों? सिस्टर क्रोमैटिड का। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनाफेज 1, कि वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्या इतनी चीज़ समझ में आई बच्चों? मैंने अब पूरा उतना लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम माइटोसिस का लिख चुके हैं। तो ये पूरा आपका यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। ठीक, अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको ना। अब क्या होगा बच्चों इसके अंदर? साइटोकाइनेसिस होगी या नहीं होगी? और ये 2 अलग अलग डॉटर सेल में टूट जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने क्योंकि एक ही सेल ली थी यहाँ पे, लेकिन मियोसिस 1 में ऐसी कितनी सेल बनी? 2 सेल। तो दोनों सेल जब ये सेम प्रोसेस को करेंगी तो हमारे पास साइटोकाइनेसिस के बाद कितनी सेल आ जाएंगी बच्चों? 4 सेल। और चारों सेल के पास कैसे क्रोमोसोम होंगे? हाफ। समझ में आया? और एक्चुअली में हाफ कहाँ हुए क्रोमोसोम? एनाफेज 1 में, ठीक है। जब स्प्लिटिंग हुआ किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का। समझ में आया बच्चों? बन गया ये सभी का? चलो ठीक है, तो एक यहाँ पे हम एक रफ बनाकर देख लेते हैं बच्चों। इधर देखो कि मियोसिस जो थी वो किस फेज में हुई? एक हुआ हमारा मियोसिस 1, और फिर हुआ हमारा मियोसिस 2। और यहाँ पे बच्चों क्या सेपरेट हुआ मियोसिस 1 में? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेपरेशन ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पे किसका सेपरेशन हुआ बच्चों? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, तो यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हुआ या होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ। ठीक, तो अगर मैंने एक सेल ली थी तो उसमें बच्चों मियोसिस के बाद कितनी सेल बनी? 4 सेल। और कितने क्रोमोसोम? विद दी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले बताओ क्या ये समझ में आया? फिर इसके बाद मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ और फिर एक NSAJS का न्यूमेरिकल जो आया था वो दे रही हूँ, फिर वो सॉल्व करके बताना। ठीक है, क्या हो गया? डन बच्चों, ये समझ में आया? चलें आगे। चलो अब इधर देखो बच्चों, मैंने क्या बोला? अच्छा प्रीवियस स्लाइड ये लो। एक सेल में जब मियोसिस होती है तो कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल। अब ये सेल कौन सी हो सकती है? हमारी कोई भी सेल जिससे गैमेट बनना है। ठीक है, तो एक सेल से कितने गैमेट्स बनेंगे? 4 गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब वो सेल कौन सी होती है मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एक सेल से 4 गैमेट बन रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है? हो गया बेटा? ठीक है, चलें आगे। देखो होता क्या है इन मेल्स। अगर मैं बात करूं मेल्स की, सुनो मेरी बात। जब एक सेल में मियोसिस होती है तो कितने गैमेट बनते हैं? 4 गैमेट्स। और ये चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। बट इन फीमेल्स, समझो इस चीज को, फीमेल्स में जब एक सेल में, जब एक ओगोनिया में एक्चुअली में मियोसिस होती है, ठीक है, तो कितनी सेल्स बनेंगी? क्योंकि मियोसिस होनी है तो बनेंगी तो 4 सेल्स ही, लेकिन उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाती हैं। तो कितना बचा बच्चों? सिर्फ 1 फंक्शनल समझ में आया? तो अगर एक फीमेल में, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक फीमेल में 100 ओवम बनने हैं तो मुझे कितनी मियोसिस चाहिए? तुम क्या बोलोगे? 100। जितने ओवम उतनी मियोसिस। समझ में आया? क्योंकि एक ही ओवम बन रहा है एक बार मियोसिस से, 3 तो डीजेनरेट हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अगर 100 मेल गैमेट चाहिए तो कितनी मियोसिस होनी चाहिए? 25। समझ में आया? क्वेश्चन कर लोगे? एक क्वेश्चन दूं? लिखती हूँ, चलो मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं। अब हम तुम्हारा टेस्ट करेंगे। रुक जाओ 1 मिनट, क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखो ऑल्दो इसका कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा है पर वही है कि एक सेल से एक ही फंक्शनल गैमेट आ रहा है, इधर भी फीमेल में और मेल में 4 आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। चलो बच्चों क्वेश्चन करो। NSAJS 2017। NSAJS 2017 ऑप्शन चाहिए? सारे बच्चे? सबसे पहले तो अभिनव ही बताएगा मुझे। चलो हो गया?
हाँ, सिंपल नहीं है ये तो वर्बली होना चाहिए। आपसे क्या बोला इन्होंने कि एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है और आपको क्या करना है बच्चों, 400 सीड्स बनानी है। अब सीड्स किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। सीड्स किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सुनते जाओ, इधर देखो। अभी ना सच में नहीं आया क्वेश्चन, क्या आंसर है, कैसे, सही है। तो सीड्स किसका प्रोडक्ट है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी यहाँ पे फीमेल्स भी चाहिए और मेल भी चाहिए, ठीक है। और हमें सीड कितनी सेट करनी है, लगभग 400। ये हमारा मेन एम है। तो अब इस 400 के लिए फीमेल को कितनी मियोटिक डिवीजन करनी पड़ेगी, मैंने बोला एक फंक्शनल गैमेट के लिए एक डिवीजन चाहिए, तो फीमेल को कितनी करनी पड़ेगी, 400 मियोटिक डिवीजन। और जो मेल है वो एक ही बार में 4 गैमेट बना देता है, तो 400 के लिए उसे कितनी करनी पड़ेगी, 100। टोटल कितना हो गया, क्या सभी को समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ना। इसको नोट डाउन कर लो सोल्यूशन को, वैसे तो इजी है लेकिन भूल ना जाना। क्या हुआ अभिनव, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये आ भी सकता है दोबारा, ठीक है। पहले ही नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ मियोसिस बता रही हूं। क्या हुआ, जल्दी बच्चों। चलो अब इधर देखो बच्चों, 2 तरीके की मियोसिस होती है। इधर देखो बच्चों जल्दी, क्योंकि मुझे तुम्हें क्वेश्चंस भी समझाने हैं। देखो 2 तरीके की क्या होती है बच्चों, मियोसिस, ठीक है। एक होती है जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। एक तो होती है आपकी जाइगोटिक मियोसिस, दूसरी होती है आपकी गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। इस टॉपिक को मैं यहाँ नहीं कवर कर रही हूँ, बस तुम इसको याद करो, जब मैं तुम्हें प्लांट के बारे में पढ़ाऊंगी, प्लांट किंगडम, हम इसको वहाँ कवर करेंगे। इससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझनी है। एक है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, दूसरा है चेक पॉइंट। मुझे बहुत जल्दी खत्म करना है, अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि ये मैं तुम्हें प्लांट किंगडम में पढ़ा दूंगी बच्चों। देखो अब सुनो मेरी बात, जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी ही चाहिए, एक है आपकी रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देखो होता क्या है बच्चों, अब आपको पता ही है ना कि सेल साइकिल में कितने सारे फेजेस आते हैं, अब उनको रेगुलेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल साइकिल के रेगुलेशन में इन्वॉल्व कौन होती है, 2 चीज़ें, एक तो होता है साइक्लिन और दूसरे होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि जो सेल साइकिल है उसको कौन रेगुलेट करता है, एक तो है साइक्लिन, दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये मॉलिक्यूल्स है, नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये जो साइक्लिन है ये हर फेज में बनता है, जैसे एस फेज के लिए नया साइक्लिन बनेगा और एस फेज में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एस फेज के बाद जो नया फेज आएगा दैट इज G2 फेज, उसमें नया साइक्लिन बनेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। और साइक्लिन जैसी नया बनेगा तो उस पर डिपेंडेंट एक एंजाइम है दैट इज काइनेज। ये काइनेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन। समझते हो फॉस्फोराइलेशन का मतलब, कि ये फॉस्फेट ऐड कर देता है किसी प्रोटीन में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, कुछ पाथवे को एक्टिव कर देता है, कुछ को इनएक्टिव कर देता है। उतना हमें जानना नहीं है, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सेल साइकिल है उसके रेगुलेशन में एक तो साइक्लिन इन्वॉल्व होता है और उस पर डिपेंडेंट काइनेजेस इन्वॉल्व होते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, ये 2 वर्ड्स याद रहेंगे, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, आज तुम पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी नहीं, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज मैं यहाँ से उत्तराखंड जाऊंगी तो बीच में चेक पॉइंट पड़ता है, वहाँ पे कुछ चीज़ों की चेकिंग की जाएगी। सिमिलरली जो हमारे फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, जैसे कि सबसे पहला फेज कौन सा है, G1 फेज। G1 फेज से अगर सेल साइकिल को आगे बढ़ना है, एस फेज में जाना है, तो उससे पहले एक चेक पॉइंट होता है। उस चेक पॉइंट में चेक करा जाएगा कि क्या सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं, क्योंकि
अब तुम्हारा एस फेज में डीएनए डबल होना है। क्या सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं जो डीएनए डबल होने में हेल्प करेंगे? क्या सारे एंजाइम्स बन चुके हैं जो डीएनए के लिए इन्वॉल्व हैं, डीएनए की सिंथेसिस के लिए? ये सारी चीज़ें होती हैं किसके अंदर? आपका G1 और S वाले चेक पॉइंट में। दूसरा चेक पॉइंट कौन सा आएगा? G2, मतलब एक S और G2 वाला जो चेक पॉइंट है, उसमें क्या देखा जाएगा कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया है, क्योंकि अगर एरर आ गया है तो उसको प्रूफ रीड करके हटा दो, क्योंकि एक बार सेल आगे चली गई G2 फेज में फिर वो दोबारा से नहीं हो सकती ना चीज़ें करेक्ट, है ना। तो ये सारे चेक पॉइंट जो होते हैं वो मिनिमम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या इतना है, तभी हम सेल को आगे भेजें, और नहीं है तो वहीं पे उस डिवीजन को हॉल्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? तो चेक पॉइंट एक हेडिंग डाल लो बच्चों जल्दी से, ठीक है। कितने चेक पॉइंट बताए मैंने? 3 होते हैं वैसे तो। एक है आपका जो G1 से S के लिए है, दूसरा S से G2 के लिए है, तीसरा M फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक क्या क्या करेंगे? बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, G1 से S फेज के बीच में ही ना डीएनए की चेकिंग कर ली जाती है, कहीं डीएनए में कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं है कि अगर S फेज में वो डुप्लीकेट होके आगे चला गया तो कहीं कैंसर सेल बन जाए या कोई सेल बन जाए। तो यहाँ पे डीएनए की भी क्या होती है बच्चों? चेकिंग की जाती है। समझ में आया? फिर आता है हमारा G2 से हाँ बिल्कुल सही। अगर बच्चों कैंसर हो गया ना तो ये चेक पॉइंट काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये चेक पॉइंट काम कर रहे होते तो फिर डीएनए को हम लोग देख लेते, ठीक है, उसके एरर को ठीक कर देते। जो कैंसर सेल होती हैं वो सेल रेगुलेशन खराब कर देती हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वाला, और इन सबको सरपास कर जाती हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, इसमें इतना ही करना है बच्चों। समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ चेक पॉइंट्स हैं, और ये चेक पॉइंट्स में हम चेक करते हैं इन चीज़ों को, जो भी आगे के लिए, आगे वाले फेज के लिए जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल्स हैं क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर सेल डिवाइड हो जाए आगे तो हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सके। तो ये मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं। हमारा G2M वाला भी चेक पॉइंट होता है, तो मल्टीपल चेक पॉइंट्स है, पर इसको ये आपको याद रखना है कि डीएनए की चेकिंग जो है वो एस फेज से पहले कर ली जाती है, और जो कैंसर सेल्स होती हैं वो इन चेक पॉइंट्स को सरपास कर देती हैं। क्या? कौन? वो इन जैसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं या ये सारी चीज़ें, उसमें अलग कुछ मैकेनिज्म चल रहा होता है। इन सब चीज़ों को तो कंट्रोल ही नहीं रहता, इसका तो कंट्रोल खो जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब मैंने तुम्हें कॉल्चिसिन के बारे में बता दिया था ना। चलो अब बच्चों जल्दी से कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें एक प्रॉब्लम तो नहीं हुई बच्चों इस चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में था। चलो बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में काउंट करोगे तुम? हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज, ठीक है, क्योंकि एनाफेज में तो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट कर रहे हैं ना। अगर मुझे मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो मेटाफेज, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा है देखो बच्चों, अगर एक सेल फेल हो गई अपने बराबर वाली सेल से कम्युनिकेट करने में एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो डिवाइड होके दूसरी सेल के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो अपने डिवीजन की कैपेसिटी को खो देती है। लेकिन कैंसर सेल जो होती हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी खो देती है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई नॉर्मल सेल उनके कॉन्टैक्ट में आ रही है या नहीं आ रही। तो अब इसको पढ़ो, क्या होगा कि अगर सेल सिग्नलिंग ही नहीं हो रही, उसने फेल कर दिया कम्युनिकेशन, तो क्या हो जाएगी बच्चों? सेल कैंसरस हो चुकी है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है दूसरी सेल से। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई भी चोट लग गई है तो उसकी हीलिंग में कौन सी डिवीजन इन्वॉल्व है? माइटोसिस, ठीक है बच्चों। अब ये देखो एक क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर 4,
ये केस बेस्ड क्वेश्चन आया था और इस पे ही 3 से 4 क्वेश्चन थे, एनएससीजीएस के ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको क्या बोला है बच्चों, देखो पहले इसको पढ़ो तुम लोग खुद ध्यान से, जल्दी पढ़ो। क्या बोला है, कॉल्चिसिन याद है आपको, मैंने क्या बोला था कि ये डीएनए को तो रेप्लिकेट करने देगी लेकिन स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनने देगी, ये पॉइजन है। याद है मैंने पॉइजन लिखवाया था आपको बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक स्टूडेंट ने अनियन रूट टिप को किससे ट्रीट कर दिया बच्चों, कॉल्चिसिन से, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन की अरेस्ट की, मतलब उसको अरेस्ट कर देगी मेटाफेज पे, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग स्पिंडल फाइबर्स, इतना हमें पता है। और उसने फिर प्रिपेयर किया इसकी स्लाइड को और उसने स्टेन किया इस पर्टिकुलर स्टेन से जिसने क्रोमैटिन को स्टेन कर दिया। अब उसने उसको हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया, तो अब उसके हिसाब से हमें सारे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और यहाँ पे इन्होंने सेल साइकिल का एक डायग्राम बना दिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब उनमें से ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन, उसने क्या नहीं देखा होगा बताओ। बिल्कुल, क्या, मोस्ट सेल्स आर इन मेटाफेज, यही तो आंसर है इसका, है ना। उसके बाद व्हाई डिड द स्टूडेंट चूज रूट टिप्स, बताओ क्यों उसने चूज किया। बिल्कुल, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है ना, हम क्योंकि वो पढ़ रहे हैं ना, डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो डिवाइडिंग टिश्यूज को ही लेंगे, तो इसका आंसर क्या है, सी। थर्ड बताओ बच्चों, स्टूडेंट का पर्पस क्या है। अच्छा पहले ऐसे देख लो, फिर मैं इसको स्लाइड कर रही हूँ। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ऑब्जर्वेशन है उसकी, उसको क्रोमोसोम ऑब्जर्व करना है, उसको स्टेजेस ऑब्जर्व करनी है, या नंबर कंपेयर करना है उसको अलग अलग सेल डिवीजन की स्टेजेस का, या उसको ग्रोथ को प्रिवेंट करना है, ऑब्जर्व करना है क्या उसको, क्रोमोसोम्स। तो आंसर क्या है इसका, ए। समझ में आया, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे जल्दी से। कॉल्चिसिन के एक्शन के को कंसीडर करते हुए, बिल्कुल, अगर सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि ये सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देती है, अगर ये सेल डिवीजन ही नहीं होने दे रही तो फिर हम कॉल्चिसिन को किस तरह यूज कर सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट की तरह, क्योंकि वो माइटोटिक पॉइजन है ना, ठीक है, सेल के लिए डिवीजन नहीं होने दे रही है वो, तो किसको प्रिवेंट कर देगी बच्चों, वो कैंसर सेल्स को, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम तो डबल हो जाएंगे पर सेपरेशन नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिसिन को एज अ मेडिसिन ऑफ कैंसर यूज किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद कर सकते हो बच्चों, इसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स की बात की गई है, एक्स वाई, तो 8th क्लास में भी था, ठीक है। बस एक दो लास्ट वाले क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लो, अगर नहीं आ रहा तो जल्दी से पूछो बच्चों, आंसर बताओ नहीं तो। इन अ ह्यूमन सेल अंडरगोइंग मियोसिस, तो ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। टोटल नंबर ऑफ सेल्यूलर डीएनए, अब डीएनए का कंटेंट पूछ लिया, अब प्रोफेज 1 में आई है तो एस फेज से पास करके आई होगी और डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका होगा, तो ऐड कर दो बच्चों, ठीक है, आ गया। अब लास्ट वाला देखो, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कितने पेयर में क्रोमोसोम है बच्चों, 27 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इन्होंने क्या पूछा है, इन ईच डॉटर सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस, इन ईच गैमेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, यानी मियोसिस 2 के बाद कितने कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे बताओ बच्चों, दोनों गैमेट्स के बारे में पूछा है बच्चों, बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ। बिल्कुल, हाफ ही तो होना है, गैमेट्स ही तो बनने हैं, मियोटिक डिवीजन है तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, आज के लेक्चर में सेल डिवीजन में तुम्हारा सेल पूरा हो गया, सेल डिवीजन पूरा हो गया, सेल के क्वेश्चंस मैं तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। कुछ पूछना है, डन, खत्म करें, थैंक यू।